हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मस्त, एकदम शानदार। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं अपने इस माइंड मैप सीरीज़ में। और आज का अपना जो माइंड मैप सीरीज़ का टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स पार्ट सेकेंड। जैसे कि हमने बायोमोलिक्यूल पार्ट फर्स्ट में लास्ट टाइम अमाइनो एसिड डिस्कस किए थे, ठीक है। इस वाले जो टॉपिक में या इस वाला जो अपना लेक्चर है इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स देखेंगे, उनके कार्य देखेंगे, प्रोटीन्स की संरचना देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में फिर हम एंजाइम्स के बाद बात करेंगे जिसमें हम एंजाइम्स का वर्गीकरण देखेंगे। और देन उसके बाद में फिर हम सहकारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में, कुछ प्रोटीन्स एवं उनके कार्यों के बारे में, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स एवं उनके कार्य के बारे में हम बात करें। देखो, कुछ प्रोटीन्स एवं इनके कार्य, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्रोटीन्स की, जिसमें पहली प्रोटीन है या फर्स्ट प्रोटीन अपनी कोलेजन, ठीक है। इसका कार्य होता है अंतरकोशिकीय मूल पदार्थ की तरह ये क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। जैसे हमने टिश्यूज पढ़े हैं, ऊतक पढ़े हैं, और ऊतक में हमने कोलेजन फाइबर्स पढ़े हैं जो कोलेजन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। जो एक तरह से हम बात करें तो अंतरकोशिकीय आधारीय जो पदार्थ है उसकी तरह कार्य करते हैं, ठीक है। सेकंड जो अपनी प्रोटीन है वो है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है या एंजाइम होता है। थर्ड प्रोटीन अपनी इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है, हमने पढ़ा है बायोटेक में भी। नेक्स्ट बात करें हम तो इम्यूनो जो ग्लोबुलिन्स होती है यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षी होती है, यानी कि जैसे कि बात करें एंटीबॉडी जो हम बोलते हैं, ठीक है। इन एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है कि जो भी हमारी बॉडी में संक्रमण होता है, ठीक है, किसी भी रोगजनक का संक्रमण होता है या कोई भी रोगजनक हमारी बॉडी में संक्रमण उत्पन्न करता है, ठीक है, उनके विरुद्ध ये क्या करती है, लड़ती है। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो हमारे शरीर को ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटीन्स ग्राही के रूप में भी कार्य करती है, जैसे संवेदी अभिग्रहण हो गया, जैसे सूंघना, स्वाद, जो टेस्ट आना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लूट4 प्रोटीन्स है, इसका फंक्शन होता है कि हमारी जो सेल्स है इसमें ग्लूकोज के परिवहन को सुनिश्चित करती है, ठीक है। यानी कि सिंपल से में कह सके जो ग्लूट4 है हमारी सेल्स में ग्लूकोज के परिवहन में सहायता करती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें हम इसमें तो देखो, कोलेजन है ये जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। बात करें हम सिर्फ जंतु जगत की तो जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। और अगर हम बात करें पूरे संपूर्ण जैवमंडल की तो संपूर्ण जैवमंडल में रूबिस्को सबसे अधिक अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर संपूर्ण वर्ल्ड की बात करें तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और सिर्फ बात करें हम जंतु जगत की तो सिर्फ जंतु जगत में कोलेजन प्रोटीन सबसे अधिक अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की संरचना की, ठीक है। देखो, हमको अच्छे से पता है कि भाई जो प्रत्येक प्रोटीन है, ठीक है, ये पेप्टाइड बंधों से या पेप्टाइड बंधों से जुड़े हुए जो अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। तो प्रत्येक प्रोटीन पेप्टाइड बंधों से, और पेप्टाइड बंधों का फॉर्मेशन होता है निर्जलीकरण की प्रोसेस द्वारा, ठीक है। निर्जलीकरण की प्रोसेस द्वारा पेप्टाइड बंधों का फॉर्मेशन होता है। तो प्रत्येक प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े हुए अमीनो अम्लों का एक विषम बहुलक होता है, हेटेरोपॉलीमर्स होता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड बंधों द्वारा, ठीक है, और प्रोटीन्स का करते हैं फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो केवल 20 प्रकार के ऐसे अमाइनो अम्ल है या ऐसे अमीनो अम्ल है जिसके निर्माण में या जो बात करें जो इनके निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कि सिंपल से में बात करें तो सिर्फ 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। जीव वैज्ञानिकों ने प्रोटीन्स की संरचना का वर्णन 4 स्तरों पर किया है। अब जो जीव वैज्ञानिक है इन्होंने जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है उसका वर्णन 4 लेवल पर किया है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम प्रोटीन की संरचना, अब ये लेवल कौन कौन से हैं तो देखना। प्रोटीन की संरचना की बात करें तो प्रत्येक जो प्रोटीन है ये पेप्टाइड बंधों के निर्जलीकरण द्वारा जुड़े अमीनो अम्लों का विषम बहुलक होता है, जो मैंने जस्ट ऊपर बता दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं हम सबसे पहले स्तरों की। पहला है प्राथमिक स्तर, ठीक है। इसके प्रारूप की अगर हम बात करें तो प्राथमिक जो स्तर है इसमें अमीनो अम्लों के अनुक्रम की स्थिति सूचना होती है कि पोजीशन कौन कौन सी जगह पर है इनकी। फैली हुई इनमें दृढ़ छड़ी की समान दृढ़ छड़ी के रूप में प्रोटीन की लड़ी होती है, यानी श्रृंखला होती है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है, जिसमें जो बायां सिरा होता है उस पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे एन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, या प्रथम अमीनो अम्ल कहते हैं। और अगर दाएं सिरे की बात करें तो इस पर COOH समूह जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, C टर्मिनल या अंतिम अमीनो अम्ल। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर द्वितीयक संरचना की, ठीक है। और द्वितीयक संरचना में क्या होता है कि जो श्रृंखला है वो कुंडली के रूप में अर्थात घुमावदार सीढ़ी की तरह मुड़ जाती है। अब क्या था, देखो जो प्राथमिक संरचना है, इस प्राथमिक संरचना में जो अमीनो अम्ल है वो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ के और श्रृंखला का निर्माण कर लिया। सेकंड जो इसकी स्ट्रक्चर है, द्वितीयक जो संरचना है, इस द्वितीयक संरचना में ये कुंडलित हो गई है, ठीक है। और प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां ही हमको क्या मिलती है, देखी जाती है, ठीक है। सिर्फ दक्षिणावर्ती इसमें कुंडलन देखा जाएगा। तो देखो इस तरह से इसमें क्या हो गया, ये कुंडलित हो गई, ठीक है, इस तरह ये कुंडलित हो गई। क्लियर है। इसे हम अब देखो ये कुंडलित हो जाती है, इसमें दक्षिणावर्ती कुंडलियां देखी जाती है। इसमें भी हमें दो प्रकार की संरचना देखी जाती है, एक तो अल्फा हेलिक्स वाली और एक देखी जाती है बीटा प्लेटेड शीट वाली। एक तो ये हेलिक्स वाली, एक में क्या होती है कि प्लेटेड शीट होती हैं, ये भी घुमावदार व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये सीट के रूप में अरेंज होंगी। वहीं अगर हम बात करें इसकी तृतीयक संरचना की, टर्सरी जो इसकी स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो संरचना है वो होती है 3D व्यू देती है, मतलब इसकी जो संरचना है वो त्रिविमीय संरचना होती है, ठीक है। खोखले ऊन के गोले की समान दिखाई देती है और यह संरचना प्रोटीन के कई जैविक क्रियाकलापों के लिए क्या होती है, नितांत आवश्यक होती है। और प्रोटीन के कई सारे जो फंक्शंस हैं उनके लिए ये संरचना आवश्यक होती है। मतलब कि ये जो अल्फा हेलिक्स की अगर हम बात करें तो यही अल्फा हेलिक्स क्या हो गया कि बिल्कुल एक तरह से अपन बात करें ना, ऊन का जो गोला होता है उनके गोले की तरह ये बिल्कुल क्या हो गया, कुंडलित हो गया, उसे हम तृतीयक संरचना कहते हैं। और लास्ट में फोर्थ है चतुष्क संरचना, ठीक है, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखो जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सम्मिलित होती हैं, जब इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सम्मिलित होती हैं जो आपस में उलझी हुई रहती हैं। जैसे कि अपन बात करें उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन, ये 2 अल्फा और 2 बीटा यानी कि टोटल 4 उपइकाइयों से बना होता है। यह इस बात पर आधारित है कि कैसे व्यक्तिगत पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के संदर्भ में व्यवस्थित होती हैं, और यह इस बात पर डिपेंड करती है कि कैसे इंडिविजुअल जो पॉलीपेप्टाइड है वो एक दूसरे के संदर्भ में कैसे अरेंज होता है, यानी अरेंजमेंट के बेसिस पर, ठीक है। और ये संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे पॉलीपेप्टाइड बंध तो इसमें बन ही रहे हैं अपने, ठीक है। जब ये अल्फा हेलिक्स क्या होती है, बिल्कुल उलझती है, तो इसमें आपस में हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध भी बन जाती हैं, तो उनके गोले के समान ये क्या हो जाती है, संरचना दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है अपना देह संघटकों की गतिक अवस्था, ठीक है। जो देह संघटक है इनकी हम डायनेमिक स्टेट की बात करें, गतिक अवस्था की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है, ठीक है। जीव अवस्था है असाम्य स्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होता है। अगर साम्य में चली जाएगी तो ये कार्य संपन्न नहीं होंगे। वहीं बात करें तो जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है कि जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सके, और जीव कोशिश करता है कि वो बिल्कुल साम्य अवस्था में आने से बच सके। अगर साम्य अवस्था आ जाएगी तो उसके कार्य, उसकी बॉडी में जो फंक्शंस है वो स्टॉप हो जाएंगे, और बॉडी के फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो वो जीव भी स्टॉप हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसलिए जीव की कोशिश रहती है कि वो साम्य अवस्था में आने से बचे। नेक्स्ट बात करें हम तो जीव अवस्था एवं जो उपापचय है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जो जीव अवस्था और जो उपापचय है वो पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के। बिना उपापचय के कोई भी जीव अवस्था नहीं हो सकती, यानी कि बिना मेटाबॉलिक प्रोसेस के कोई भी जीव अवस्था एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिना उपापचय के तो कोई शरीर है, जैसे कि हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर की जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है इनको अगर हम बंद कर दें तो क्या हमारी बॉडी लिविंग रहेगी?
जब मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो वैसे ही खत्म हो जाना है। ठीक है। उपापचय शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का योग होता है। और उपापचय क्या कहते हैं? हमारे शरीर में होने वाली जो भी अपचयन और उपचयन दोनों प्रोसेस है, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस है, इसका टोटल जो योग होता है उसे हम कहते हैं उपापचय। ठीक है। जीव तंत्र में कोई भी अनुत्प्रेरित उपापचयी रूपांतरण नहीं होता। बिना उत्प्रेरित उपापचयी रूपांतरण जीव तंत्र में होता ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि बात करें हम जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, उपापचय पाठक्रम की, ठीक है, तो इसमें सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो संयोजित अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखला होती है। तो हम बात करें उपापचय होता है तो एक तो होता है अपचयन और एक होती है इसमें उपचयन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक तो होता है अपचयी पथक्रम, एक होता है उपचयी पथक्रम, दोनों को मिलकर उपापचयी पथक्रम बोलते हैं हम। तो अपचयी पथक्रम का सिंपल सा मतलब हो गया निम्नलिखित पथ, यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एक जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूटता है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग स्टेप है। ठीक है, और अगर हम बात करें उपचयी पथ की तो ये होता है जैव संश्लेषी पथ। जैव संश्लेषी पथ का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जो सरल पदार्थ है उनसे एक कॉम्प्लेक्स पदार्थ का बनना। ठीक है, अगर बात करें अपचयी पथ के सेकंड पॉइंट की तो ये जटिल संरचना को सरल संरचना में कन्वर्ट करती है, जैसे मैंने बताया कि भाई जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ता है। और ये क्या करती है, इसका जस्ट अपोजिट काम करती है कि सरल संरचनाओं से जटिल संरचनाओं का, जटिल पदार्थों का निर्माण करती है। ठीक है, जो अपचयी प्रोसेस है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, जो कि एटीपी के रूप में संचित रहती है। और वहीं अगर बात करें इसमें तो इसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है, फॉर्मेशन हो रहा है पदार्थों का तो ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी। उदाहरण की बात करें जैसे देखो ग्लूकोज है, ठीक है, जब अवायवीय शोषण होता है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस चलती है हमारी कंकाली पेशियों में। वहीं सेकंड बात करें ग्लूकोज है, अवायवीय शोषण होगा तो एथेनॉल में कन्वर्ट होगा और ये प्रोसेस यीस्ट के द्वारा दर्शाई जाती है। ग्लूकोज है, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है, टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होता है ये ग्लाइकोलिसिस, तो ये कन्वर्ट होता है पायरुविक अम्ल में। ठीक है, तो मतलब कि जटिल संरचना से सरल संरचना में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो अपनी उपचयी पथक्रम है इसके एग्जाम्पल्स की, तो जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, इससे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सरल संरचना से जटिल बन रही है। अब सरल से जटिल बन रही है तो यहाँ पर ऊर्जा उपयोग करेगी ये। ठीक उसी तरह अमाइनो एसिड से जैसे प्रोटीन्स बन रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो होता है अपना अपचयी पथक्रम और ये कहलाता है उपचयी पथक्रम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट अगर प्रोसेस की अपन बात करें तो जैसे कि भाई CO2 और H2O है, ठीक है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होता है H2CO3 में। ठीक है, और सेम उसी कार्बोनिक आयन हाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H2CO3 ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज एंजाइम है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, हमने जब श्वसन विधि में पढ़ा है उसमें भी इसको पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता है कि एंजाइम के साथ एक, जैसे कि अगर अपन नॉर्मली बात करें ये अपना हुआ, ठीक है, अब जैसे कि अपन बात करें कि भाई जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जो CO2 और H2O है ये अपना H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अपन ने इसको श्वसन विधि में भी पढ़ा था। ठीक है, यानी श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो सिंपल से में बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जो क्या करता है CO2 H2O को बाइकार्बोनेट आयन्स में भी कन्वर्ट करता है और सेम इसका रिवर्स भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, अगर जैसे अपन बात करें कि भाई नॉर्मल एक कोई रिएक्शन हो रही है, अगर वो बिना एंजाइम की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसकी नॉर्मल दर होती है कि वो 1 घंटे में 200 अणुओं का निर्माण करती है बिना एंजाइम के एक रिएक्शन। अगर उसी रिएक्शन में हम एंजाइम को प्रयुक्त करते हैं तो ये जो एंजाइम है उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो ये क्या करते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और अगर एक एंजाइम के साथ 1 सेकेंड में इसी सेम रिएक्शन को अगर संपन्न कराया जाए तो ये 1 सेकेंड में ये वाली जो रिएक्शन चल रही है इसके H2CO3 के 6 लाख अणु निर्मित कर देता है। और अगर वहीं बात करें तो बिना इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के 1 घंटे में 200 अणु बन रहे हैं,
1 सेकंड में 6 लाख बन गए, तो लगभग बात करें तो 10 मिलियन गुना इस दर को क्या कर देते हैं, ये एंजाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस चल रही है ना। इसमें अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल बिना कार्बोनिक एनाहाइड्रेज के अपन ने संपन्न कराई, तो 1 घंटे में 200 अणु बन रहे थे। जब हमने इसमें कार्बोनिक एनाहाइड्रेज ऐड किया तो 1 घंटे में ही लगभग 1 सेकंड में लगभग 6 लाख अणु बन गए। तो लगभग क्या हुआ कि 10 मिलियन गुना ये जो दर थी ये बढ़ गई, इसकी वृद्धि हो गई। क्लियर है। अगर हम बात करें दर प्रति इकाई समय में निर्मित जो उत्पाद है उसकी मात्रा को संदर्भित करती है, जिसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अगर अपन रेट की बात करें तो प्रति इकाई समय में, ठीक है, या दर प्रति इकाई समय में जो निर्मित उत्पाद की मात्रा है उसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, दर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि प्रत्येक 10 डिग्री तापक्रम बढ़ाने या घटाने पर जो अभिक्रिया है इसकी दर दोगुनी या घटकर आधी हो जाती है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो अभिक्रिया है इसकी दर दोगुनी हो जाती है, अगर घटा रहे हैं तो इसकी दर आधी हो जाती है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि भाई जो एंजाइम है इसकी रिएक्शन पर या एंजाइम है इसकी क्रिया पर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उपापचय पथक्रम द्वारा उपापचयजों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। तो जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है इसके द्वारा जो उपापचयज हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, उनका जो प्रवाह है ना वो एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, जिसे देह संघटकों की गतिक अवस्था कहते हैं, और उसे क्या कह रहे हैं हम, देह संघटकों की गतिक अवस्था। ठीक है, जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कुछ अन्य जैव अणुओं में बदलने या बदलते रहते हैं तथा कुछ अन्य जैव अणुओं से मिलकर ये बनते भी रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्नओवर। ठीक है, जो जैव अणु है, ठीक है, ये क्या करते हैं भैया, कुछ अन्य जैव अणुओं में भी क्या रहते हैं, कन्वर्ट रहते हैं, या फिर अगर बात करें तो कुछ अन्य जैव अणुओं से भी ये मिलकर बने होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम टर्नओवर। ठीक है, रक्त में अगर हम बात करें कि भाई रक्त में जो ग्लूकोज होती है इसकी सांद्रता कितनी होती है, वो होती है 4.22 6.1 ml पर मोल लीटर होती है, 4.22 6.1 m मोल लीटर होती है या मोल पर लीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जनरली अपनी बात थी कि जो देह संघटक है उनकी गतिक अवस्था की। अब जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो टॉपिक है एंजाइम, या इसे हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक। एंजाइम्स या जैव उत्प्रेरक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करें जो एंजाइम्स है वो तृतीयक संरचना में उपस्थित होते हैं। अब तृतीयक संरचना का मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा है कि एंजाइम प्रोटीन होती है, और ये जो एंजाइम्स है ना, ठीक है, ये उस प्रोटीन्स की तृतीयक संरचना होती है। जो हमने 4 संरचना पढ़ी थी ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक, तो ये हमेशा तृतीयक संरचना में उपस्थित होंगे। ये होते हैं अति विशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें तो अभिक्रिया के अंत पर ये अपरिवर्तित होते हैं। मतलब ये क्या होंगे, अभिक्रिया में ऐड होंगे, ठीक है, उसकी दर को परिवर्तित करेंगे और लास्ट में जब उत्पाद बन जाएगा तो एज इट इज जैसे इनको ऐड किया था वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बस उसकी दर को परिवर्तित करते हैं, ये उसमें यूज नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें राइबोजाइम जो एंजाइम होता है, ठीक है, जैसे कि जो न्यूक्लिक अम्ल में होता है, इसके अतिरिक्त बाकी सारे जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सिर्फ राइबोजाइम एंजाइम है ये न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पहले आया हुआ भी है बच्चों, तो ये याद रखो अच्छे से कि राइबोजाइम जो अपना एंजाइम है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी एंजाइम है सारे प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कि भाई सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और एंजाइम्स का मेन काम क्या होता है, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करना। यानी कि सिंपल से में क्या करें कि भाई कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ से जो उत्पाद बन रहा है, यानी कोई सबस्ट्रेट है, कोई अभिकारक है, उससे उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या करेंगे, उस अभिकारक की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देंगे और उसे शीघ्र ही उत्पाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इनके पास सक्रिय स्थल या पॉकेट्स भी पाए जाते हैं जहां पर ये क्रियाधार से जुड़ते हैं या जहां पर क्रियाधार इनसे जुड़ता है। ठीक है, तो इनके पास एक्टिव साइट्स भी होती हैं जिनसे क्रियाधार आकर
जुड़ता है या अटैच होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें तो देखो, अकार्बनिक जो उत्प्रेरक हैं वो उच्च तापमान तथा उच्च दाब पर दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। ठीक है, जो अकार्बनिक उत्प्रेरक हैं वो हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर पर भी ये क्या करते हैं, उच्च दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। जबकि अगर अपन बात करें जो तापरागी जीव हैं, जैसे कि जो मोस्टली 80 to 90 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे मिलते हैं हमको, उनके एंजाइमों के अतिरिक्त अन्य एंजाइम है वो उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं। जैसे हमने बात की, अकार्बनिक उत्प्रेरक तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर वहीं अपन बात करें सिर्फ उन जीवों को छोड़ दो जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर, उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको छोड़ दो, उनके अतिरिक्त बाकी सारे एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते। उपापचयी रूपांतरण के लिए जो क्रियाधार है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं और एस से डिनोट करते हैं, ये एंजाइम में अपने सक्रिय स्थल पर बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अल्पकालिक होता है। ठीक है, ये अल्पकालिक होता है या अविकल्पीय इसका निर्माण होता है जो उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है। जैसे हमने बात की भाई एंजाइम है, एंजाइम के पास क्या होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं, इन सक्रिय स्थलों से आकर जुड़ता है क्रियाधार। तो भाई एंजाइम है, इससे आकर जुड़ा सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार, और दोनों ने मिलकर बना लिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES सम्मिश्र, जो होता है अल्पकालिक, कुछ समय के लिए होता है, ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी संरचना है, बाद में इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। तो बाद में ये कन्वर्ट होता है एंजाइम और अपना उत्पाद में, और अंततः फिर एंजाइम भी अलग होता है और उत्पाद भी अलग हो जाता है। जब भी तो हम कहते हैं कि भाई एंजाइम अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये एंजाइम हमको जैसे हमने ऐड किए थे वैसे मिल जाते हैं, यानी कि प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये एंजाइम सेपरेट हो गया और उत्पाद हमें मिल गया। क्रियाधार की संरचना है ये उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जस्ट अभी हमने बताया। ठीक है, और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स दोनों है, इनको हम परिवर्तित संरचनात्मक अवस्थाएं कहते हैं, जो होती है अस्थायी, कुछ समय के लिए बनती है, देन उसके बाद में ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये आपको ग्राफ अच्छे से दिख रहा है, इस ग्राफ में जैसे देखो सपोज दैट ये एक अपने पास क्रियाधार है, इसकी ये रिएक्शन हो रही है बिना एंजाइम के। ठीक है, अब बिना एंजाइम के जब रिएक्शन होगी तो सक्रियण ऊर्जा भी अधिक होगी इसकी। जब क्या करते हैं हम इसमें एंजाइम ऐड करते हैं तो इसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो इसकी जैसे ही देहली मान गिरा, सक्रियण ऊर्जा कम हुई और ये तुरंत क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में। तो मतलब कि सिंपल से एक बात समझ में आ रही है, ये वाली तो रिएक्शन है बिना एंजाइम के, और ये वाली जो रिएक्शन है ये है एंजाइम प्रयुक्त करने पर। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि भाई एंजाइम जब हम यूज करते हैं किसी रिएक्शन में तो वो किस प्रकार से उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, और सक्रियण ऊर्जा को कम करते ही तुरंत वो उस अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होता है तथा संक्रमण जो अवस्था है उसके मध्य औसत ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यानी कि जो क्रियाधार है और जो संक्रमण अवस्था जो बनी है, ये क्रियाधार संक्रमण अवस्था है, इसके मध्य जो औसत ऊर्जा है ना, इस औसत ऊर्जा को ही क्या कहते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, ये अपना क्रियाधार है और ये अपना उत्पाद बना है। ठीक है, या फिर अपन बात करें तो ये उत्पाद अपना जो संक्रमण अवस्था बनी है, उन दोनों के मध्य की जो ऊर्जा का औसत अंतर है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। संक्रमण अवस्था उच्च ऊर्जा युक्त और अस्थायी अवस्था होती है जो संक्रमण अवस्था बनती है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब जो अपना प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये सबस्ट्रेट से निम्न स्तर पर होता है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है। जब उत्पाद अब जो अपना उत्पाद है ये अभिकारक से निम्न स्तर पर होता है, जब उत्पाद अभिकारक से निम्न स्तर पर होता है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है।
और जब अपना सबस्ट्रेट उत्पाद से निम्न स्तर पर होता है तो अभिक्रिया अंतःऊष्मीय होती है। तो अपन ने यहां देखा है कि यहां अपना जो उत्पाद था ना, ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें जो सबस्ट्रेट है वो उत्पाद से निम्न स्तर पर होता है तो अभिक्रिया अपनी अंतःऊष्मीय होती है, और जब अपना उत्पाद सबस्ट्रेट से निम्न स्तर पर होता है तो अभिक्रिया बाह्यऊष्मीय होती है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है अपना एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। जो एंजाइम है इसकी क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर या तापमान। देखो एंजाइम हमको अच्छे से पता है कि एक जो एंजाइम है वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अधिक क्रियाशील होता है। जो इष्टतम उसका तापमान होता है, इष्टतम जो उसका मान होता है उस पर वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो एंजाइम इष्टतम ताप पर अधिक क्रियाशील होता है या क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने पर एंजाइम क्रियाशीलता घट जाती है। अगर जैसे एक ऑप्टिमम वैल्यू है, उस ऑप्टिमम वैल्यू से टेम्परेचर को अगर हाई करेंगे तो उस एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी, अगर कम रखेंगे तो भी उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। निम्न ताप एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, और जो निम्न ताप है ना, ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, वो उस एंजाइम को अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्परेरी स्टेज में सुरक्षित रखता है। हाई टेम्परेचर एंजाइम की जो संरचना है उसको विकृत कर देता है, जिससे वो एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। भाई लो टेम्परेचर पर तो वो एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय रह रहा है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो हाई टेम्परेचर पर वो एंजाइम है ना उसकी संरचना विकृत हो जाती है, मतलब उसके मध्य बंध टूट जाते हैं, उसकी संरचना खराब हो जाती है, वो काम का नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन, भाई एक ऑप्टिमम वैल्यू है, ठीक है, इस ऑप्टिमम वैल्यू पर ये एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो भी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, उससे जैसे ही इससे अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे अपन तो ये इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम वैल्यू पर सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाएगा, उससे कम मान पर भी इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी और अधिक पर भी कम हो जाएगी। सेकंड जो फैक्टर है वो है अपना पीएच। देखो जैसे हमने तापमान की बात की वैसे ही बात करते हैं कि एंजाइम इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है उस पर ये सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इष्टतम पीएच के नीचे या ऊपर होने से अभिक्रिया की दर है वो कम हो जाती है। सेम वही फंक्शन है कि भाई अगर हम पीएच का मान बढ़ाएंगे तो भी अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी और घटाएंगे तो भी अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरह से ये इसका ग्राफ होता है। इन ग्राफों से रिलेटेड एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट के। ठीक है, तो जितने भी आपके जो अपनी बायो की जो एनसीईआरटी है उसमें जितने भी एग्जाम है उन एग्जाम्स को आप इस तरह से कर लो कि जैसे एग्जाम देखा और उसका अपन को पूरा पता हो जाना चाहिए कि ये एग्जाम ये कहना चाहता है, सॉरी ये जो अपना डायग्राम है ये कहना चाहता है, या ये जो डायग्राम है इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी जो अपने डायग्राम है उनको आप अच्छे से, एक तरह से मैं कहूँ ना जैसे मूवी देख के आते हैं और मूवी देख के आने के बाद हमको सारे सीन याद होते हैं कि भाई हीरो ने विलेन को ऐसे मारा, वहाँ पे मारा, ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको सारे जो डायग्राम्स है वो एज इट इज ऐसे हो जाने चाहिए कि जैसे ही कोई अगर डायग्राम का भी नाम ले तो तुम्हारे माइंड में वो पूरा डायग्राम एज इट इज आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्लियर है? अगला जो फैक्टर है वो है अपना क्रियाधार सांद्रता। ठीक है, प्रारंभ में क्रियाधार सांद्रता बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, लेकिन जब सभी एंजाइम क्रियाधार के साथ संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं तो यह नियत हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे क्या करेंगे अपन भाई, प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो जैसे क्रियाधार है उसकी सांद्रता को बढ़ाते जाएंगे हम तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब ये सभी एंजाइम क्रियाधार के साथ संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं, सैचुरेटेड स्टेज में आ जाते हैं तो ये नियत हो जाती है। ठीक है, जैसे डायग्राम है अपना, तो देखो ये क्रिया का वेग है अपना, ये अपने अभिकारक की सांद्रता है। जब हम प्रारंभ में इसे बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता रहेगा, लेकिन जब ये जो अपनी अभिक्रिया की जो सभी एंजाइम और जो अपना क्रियाधार है जब ये दोनों संतृप्त अवस्था में आ जाएंगे तो इसका वेग भी नियत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो अपना
फैक्टर है वो है विशिष्ट रसायनों का जुड़ना। ठीक है, विशिष्ट रसायनों का जुड़ना मतलब क्या हो गया एक तरह से कि भाई कंपटीशन होना। ठीक है, देखो जब रसायनों के एंजाइम से जुड़ने के उपरांत एंजाइम की क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संदमन। और यह संदमन कब होता है? जब अभिकारक के समान ही कोई अदर रसायन आकर जुड़ जाए। ठीक है, यानी कि अभिकारक के जैसा दिखने वाला रसायन आके जुड़ जाए। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर उसकी अलग हो बट मोस्ट ऑफ अधिकतर स्ट्रक्चर उसकी समान हो, तथा इस रसायन को हम संदमक कहते हैं। अब ये जो संदमक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम प्रतिस्पर्धी संदमक। ठीक है, तो देखो प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होते हैं? तो संदमक सक्रिय स्थल के लिए क्रियाधार से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मेरे जैसे दिखने वाले दो इंसान आ जाए तुम्हें पढ़ाने। ठीक है, अब दो इंसान पढ़ाने आ जाए तो हम दोनों में क्या होगा? कंपटीशन होगा। हम दोनों में कंपटीशन होगा, जिसको पढ़ाना आता है वो पढ़ाएगा। सपोज दैट मेरे जैसा कोई दूसरा आया, ठीक है, और मेरे जैसा दूसरा आया उसको पढ़ाना नहीं आता, ठीक है, या थोड़ा बहुत आता है, तो कंपटीशन होगा दोनों में। तो उसे ही कहते हैं हम क्या? प्रतिस्पर्धी संदमक। जब दोनों में कंपटीशन हो क्रियाधार में और वो जो रसायन आया है दोनों की संरचना सिमिलर सी हो, मिलती जुलती हो, और दोनों एंजाइम से जुड़ने के लिए क्या करें? कंपटीशन करें आपस में। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम प्रतिस्पर्धी संदमक। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे देखो आणविक संरचना में क्रियाधार से निकट की समानता ये दर्शाते हैं प्रतिस्पर्धी संदमक, तथा ये एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करते हैं। ठीक है भाई, ये आणविक संरचना में इनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है ना, वो जो क्रियाधार होती है उससे समानता दर्शाती है, और ये जल्दी से एंजाइम से जुड़ जाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं? संदमित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंद नहीं पाता, यानी क्रियाधार एंजाइम से जुड़ नहीं पाता। जब क्रियाधार एंजाइम से जुड़ेगा नहीं तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण एंजाइम क्रिया स्लो हो जाती है, उत्पाद नहीं बनता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो होता है मेलोनेट द्वारा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का संदमन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और दूसरा प्रतिस्पर्धी संदमक द्वारा जीवाणुविक जो रोगजनक है उनका नियंत्रण करना। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एज इट इज नीट में पूछा गया है, कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसमें उसकी बात करते हैं अब हम कि भाई जो एंजाइम है उनके वर्गीकरण और उनके नामकरण की, कि एंजाइमों का वर्गीकरण और नामकरण। तो देखो हजारों एंजाइम की अब तक खोज की जा चुकी है, उनको सेपरेट किया जा चुका है और इनकी स्टडी भी की जा चुकी है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। भाई एंजाइम है वो किस प्रकार की रिएक्शन कर रहा है, किस प्रकार की रिएक्शन को ये क्या कर रहा है? तीव्र कर रहा है, या किस प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको संपन्न कर रहा है, उसके आधार पर जो एंजाइम है इनको विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। अगर बात करें तो एंजाइम से इनको टोटल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक जो वर्ग है उसको लगभग 4 से 13 उपवर्गों में क्या किया है? विभाजित किया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या के आधार पर आधारित होता है। जैसे ये जो अपना है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स यहाँ पर हमको दिखाए गए हैं जो इनके वर्ग हैं। ठीक है, जो 6 टोटल वर्ग हैं उन वर्गों के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ग है अपना ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये वो एंजाइम होते हैं जो दो क्रियाधारों यानी कि सबस्ट्रेट 1 और सबस्ट्रेट 2 इनके मध्य ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे कि एक सबस्ट्रेट हो गया अपना ये, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सबस्ट्रेट हो गया अपना ये S+H-, ये तो होगा अपचयित, ये होगा ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत अब क्या हो रहा है? देखो ये दो क्रियाधारों के मध्य ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करता है। अब होना क्या चाहिए? ये तो अपचयित होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है ऑक्सीकृत और ये हो जाता है अपचयित। ठीक है, सेकंड जो इसका वर्ग है वो है ट्रांसफरेज। जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई एंजाइम क्रियाधारों के एक जोड़े को S व H- के मध्य व समूह G के स्थानांतरण में क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। जैसे ये S और G है प्लस H- है, तो क्या होगा? S अलग सेपरेट हो जाएगा और G S के साथ चला जाएगा। ठीक है, थर्ड जो वर्ग है वो है हाइड्रोलाइजेज। ठीक है,
एंजाइम ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन बंध, कार्बन हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों के जल अपघटन को क्या करते हैं, उत्प्रेरित। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन। तो ये क्या करते हैं, ईस्टर बॉन्ड हो गया, ईथर बॉन्ड बंद हो गया, पेप्टाइड बंद हो गया, ग्लाइकोसिडिक बंद हो गया, कार्बन कार्बन बंद हो गया, कार्बन हैलाइड बंद हो गया, और फॉस्फोरस नाइट्रोजन जो बंद है उनके अपघटन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। अगली जो कैटेगरी है, अगला जो वर्ग है इसका, वो है लाइजेज। ठीक है, ये क्या करता है, तो जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा ये एंजाइम क्रियाधारों से समूह के अलग होने को क्या कर देता है, ये उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। मतलब सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो लाइजेज है ये जल अपघटन के जल अपघटन तो कर ही रहा है बंधों को अपघटित, तो इसके अतिरिक्त ये क्या करता है, एंजाइम जो क्रियाधार है ना उनसे समूहों के अलग होने को क्या कर देता है, ये उत्प्रेरित कर देता है, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट ये दो कार्बन है, इस पर दो समूह जुड़े हैं XY, तो ये क्या करेगा, इनके विलगन को चेंज कर देगा, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगला जो वर्ग है इसका वो है आइसोमेरेज। ये वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय तथा स्थितीय समूहों में अंतर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी अपना प्रकाशिक समावयव भी हो गया, ज्यामितीय हो गया, स्थिति समावयव भी हो गया, ठीक है, उनमें अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित कर देते हैं। ठीक, उसी तरह जो लाइगेजेज एंजाइम होते हैं, एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, हमने बायोटेक में पढ़ा है। तो ये वो एंजाइम होते हैं जो दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फॉस्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं या उनको उत्प्रेरित करते हैं, वो सारे कहलाते हैं लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखे एंजाइमों के 6 वर्ग, ठीक है, या उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सहकारक की या कोफैक्टर की, कि भाई सहकारक या कोफैक्टर होता क्या है। तो देखो जो एंजाइम है, ठीक है, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होते हैं सरल एंजाइम जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, और एक होते हैं संयुग्मी एंजाइम। ठीक है, अब जो संयुग्मी एंजाइम है इसमें प्रोटीन वाला भाग भी होगा और नॉन प्रोटीन वाला भाग भी होगा। तो जो प्रोटीन वाला भाग है, ठीक है, उसे कहते हैं हम एपो एंजाइम, ये निष्क्रिय होता है, और जो नॉन प्रोटीन या प्रोटीन रहित भाग है उसे कहते हैं हम सहकारक। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर सहकारक की। तो ये जो दोनों प्रोटीन भाग यानी एपो एंजाइम और सह एंजाइम है, ये उत्प्रेरक के रूप से सक्रिय एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब ये जो सहकारक है, ये सहकारक 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोस्थेटिक समूह, एक होता है सह एंजाइम, और एक होता है धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह की अगर हम बात करें तो ये कार्बनिक दृढ़तापूर्वक एपो एंजाइम से जुड़ा रहता है। कार्बनिक होता है दृढ़तापूर्वक एपो एंजाइम से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम हीम कैटालेज हो गया, एवं जो पेरोक्सिडेज के लिए प्रोस्थेटिक समूह होता है। वहीं सेकंड बात करें हम सह एंजाइम की, तो देखो ये भी कार्बनिक होता है, अल्पकालिक अवधि के लिए ये अस्थायी रूप से एपो एंजाइम से जुड़ता है। ठीक है, और थर्ड जो भाग है वो है धातु आयन। ये सक्रिय स्थल के साथ समन्वय बनाते हैं तथा उसी समय क्रियाधार के साथ भी एक या एक से अधिक समन्वय बंध बनाते हैं। मतलब सक्रिय स्थल के साथ तो ये समन्वय बंध बना रहे हैं, साथ ही साथ क्रियाधार के साथ भी ये क्या बना रहे हैं, समन्वय बंध बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो अपना कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इसके लिए जिंक आवश्यक होता है, Zn+2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, यदि एंजाइम है इससे सहकारक को सेपरेट कर दिया जाए तो उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एंजाइम है तो सहकारक का क्या रोल होता है, ठीक है, एंजाइम के साथ, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर एंजाइम से हम सहकारक को सेपरेट कर देते हैं तो इसकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के माइंड मैप की। नेक्स्ट जो अपना इसका पार्ट होगा, जो पार्ट 3, उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम इसके नए पार्ट के साथ। ओके, बाय।